चलिए भाई बोर्ड में देखिए, देखिए ऐसा है भाई, बस हो गया आप लोगों ने जितना देखना था समझो यहाँ पर बोर्ड। देखिए मैंने आपको बोला कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बॉन्ड कार्बन के बनेंगे ज़्यादातर, और कार्बन अपने जो बॉन्ड्स बनाएगा जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। अब जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है आपको पता है, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग से बनता है। मतलब कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं, उस एटम के इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, शेयरिंग करके कुछ चलता है बॉन्ड के। याद है मैंने लास्ट क्लास आया था, उन बच्चे लास्ट क्लास नहीं आए थे, कितने बच्चे थे ऐसे? आयुष, ठीक है, थोड़ा सा देखो, पूरा तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आ जाए। अरे बस भाई, तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि जैसे कि 5 मिनट का रिकैप है बस। जैसे कि H2 का मॉलिक्यूल है, तो H2 का मॉलिक्यूल कैसे बना होता है आपको पता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, फर्स्ट शेल पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये वाला हाइड्रोजन कहता है मेरे पास एक है, तुम्हारा एक मेरे पास आने दो शेयरिंग के लिए, मेरे 2 हो जाएंगे। बदले में तुम्हारे पास भी एक है, मैं अपना एक तुम्हारे पास ही भेजा करूंगा। ये भेजने का मतलब ये होता है कि 2 एटम्स जो अलग अलग बैठे होते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है। ये दोनों ऐसे आते हैं नजदीक, अपने एटम्स को क्या कर लेते हैं बोलो, ओवरलैप कर लेते हैं, ऐसे करके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं ताकि इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जा सके, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें। अब 2 इलेक्ट्रॉन आना जाना हो रहा है इसमें भी और 2 का इसमें भी। कैसे? एक इसका खुद का है, एक वो भी आना जाना कर रहा है, और एक इसका खुद का है और वो भी आना जाना कर रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी मिल जाती है। शेयरिंग कुछ ऐसी ही होती है कि खुद के पास पूरे इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो दूसरे एटम्स के साथ क्या करता है बताओ जरा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करता है ताकि उसके इलेक्ट्रॉन भी इसके ऑर्बिटल में आना जाना कर सके। यही तो होता है ना शेयरिंग का। नहीं आ रहा यार? अब मैंने तुम लोगों को इसमें फिर एक बात और ऐड कर दी थी, जैसे CH4 का एग्जांपल है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 4 याद रहने चाहिए, बिकॉज आज इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। सो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है, बट आपको पता है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 और चाहिए। तो वो 4 हाइड्रोजन्स को बुलाता है, कहता है तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? मेरे 4 है, तुम्हारे 4 मेरे पास आने दो, तुम अपने 4 हाइड्रोजन्स को मेरे से ऐसे ओवरलैप कर लो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ सके। तो मेरे 4 से कितने हो जाएंगे बताओ जरा? 8 हो जाएंगे। बदले में मैं भी तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दूंगा शेयरिंग के लिए, मतलब मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जाएगा ताकि तुम्हारे भी कितने हो सके? 2-2 हो सके। हो गया ना CH4 का स्टेबिलिटी, कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। सबको समझ में आ जाती है ये बातें, और ये आज से नहीं सीख रहे बच्चों आप लोग, ये 10th क्लास से 9th क्लास से जब से कोवलेंट बॉन्ड आपको पहली बार पढ़ाया गया होगा तब से ही टीचर सिखा रहे हैं कि शेयरिंग का मतलब ही ऐसे होता है। क्लियर है? तो आना चाहिए, बिकॉज ये मैं बात कर रहा हूँ जब फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, तो मुझे पहले बताता हूँ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया था आपके साथ HF का, मैंने कहा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 9 का मतलब लेकिन 2,7 आउटर शेल में 7 है, तो फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन शेल और हाइड्रोजन हैज 1। दोनों एक एक शेयरिंग करके काम पूरा कर सकते हैं। कैसे? फ्लोरीन कहता है हाइड्रोजन से कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को शेयर करा, मेरे 8 हो जाएंगे, बदले में एक मैं भी तुझे शेयर कराऊंगा, तेरे भी 2 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया बोलो? ये मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, लास्ट क्लास में आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब भी 2 एटम्स के बीच में आप लोग ऐसे बनाते हो, जैसे H2 तुमने बनाया, ऐसे मानो तुमने ये बॉन्ड बनाया, तो तुम बॉन्ड तो समझ ही रहे हो, लेकिन आगे से तुम्हें दिखेगी बॉन्ड एक्चुअली में यहां एक इलेक्ट्रॉन है और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? तुम्हें पता हो कि जो बॉन्ड तुम बनाते हो एक्चुअली में दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इधर भी इसका इलेक्ट्रॉन होता है खुद का, ये खुद का होता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से इसके पास आता है क्योंकि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर चुके हैं। ऐसे इसके पास ये वाला खुद का है और वो वाला शेयरिंग की वजह से इसके पास आता है। तो जब आप बॉन्ड बनाए ना तो आगे सबको इलेक्ट्रॉन दिखे, ऐसा ना हो कि बॉन्ड बॉन्ड पता लगे। तो बॉन्ड का मतलब क्या है बोलो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बोलो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए आप लोगों को जब भी किसी का बॉन्ड बने। हाँ, सिंगल बॉन्ड है सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आती है वाली बात? तो अब यहाँ पर मैं क्या लेके आता हूँ, सबको ध्यान समझिएगा बच्चों। कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है। एक कोवलेंट बॉन्ड का टूटना है हेटेरोलिटिक तरीके से और एक है होमोलिटिक तरीके से। हेटेरोलिटिक तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि A और B के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो दोबारा से इसको अगले पेज में बना के दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं कि 2 एटम्स है मेरे पास A और B, और उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अब आप जानते हैं कि बॉन्ड में A का भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा और B का भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, सिंगल बॉन्ड है। और आप मतलब जानते हैं इसका कि शेयरिंग चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर का आना जाना दोनों एटम्स के अंदर है। A का इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, B का भी उसके पास आना जाना करता है, और B का खुद के पास है, A का भी उसके पास आना जाना करता है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का दोनों एटम्स में आना जाना लगा हुआ है, दोनों को स्टेबिलिटी मिला हुआ है। H2 वाला एग्जांपल याद कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अगर बच्चों इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में
जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर हो रहा है, इन दोनों एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ा था, उसका मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी को ना पता होना तो जान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। क्या होता है बोलो? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। ये एक एटम की टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। भाई शेयरिंग तो चल रही है, लेकिन शेयरिंग के दौरान जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो शेयरिंग चलती है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखना कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखना इस मोशन को, जो मैंने कल भी आपको करके दिखाया था कि फ्लोरीन के पास से ये आराम आराम से आते हैं, लेकिन इसके पास से मतलब कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपना ज्यादा समय कहां पर बिताते हैं बोलो? फ्लोरीन के पास। और बड़ा कम समय कहां पर बिताते हैं बोलो? हाइड्रोजन के पास। मतलब ये जो शेयरिंग हो रहा है ना, ये बोलने के लिए शेयरिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा समय अपना किसके पास बिताते हैं? जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बोलो क्या है? ज्यादा है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि दो बच्चों ने किताबें शेयर करी हुई, फिजिक्स केमिस्ट्री की, फिजिक्स की केमिस्ट्री की, शेयरिंग करके दोनों का पीसी का काम चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन एक बच्चा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अपनी बदमाशी दिखा रहा है और उन बुक्स को शेयर्ड बुक्स को अपने पास ज्यादा समय के लिए रखता है और दूसरे वाले के लिए कम समय के लिए रखता है। अपने में 2 दिन रखता है, उसके बाद 1 दिन रखता है। तो ऐसा एटम्स के बीच में भी होता है, जब शेयरिंग हो रही होती है तो कोई एक एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा ज्यादा खिंचाव रखता है हमेशा। क्लियर ये वाली बात? समझ में आ रही बात? तो अगर बच्चों, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, मतलब कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कभी अगर बॉन्ड टूटना हुआ, जैसे कि मान के चलते इस केस में अगर B, if atom B is more electronegative, atom B is more electronegative than atom A, अगर एटम B एटम A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये B क्या करता है ना, पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो अपना छोड़े नजर, और दूसरे का भी छीन लेता है। मतलब जो शेयर्ड पेयर हो रहा था ना, वो शेयर्ड नहीं रहता, वो पूरी तरीके से किसी एक एटम के पास चला जाता है। और किसके पास जाता है बताओ जरा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे पहचानूंगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का? तो पूरा ये ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते वैसे ही बच्चों को याद हो जाता है, अदरवाइज पीरियोडिक टेबल की एक झलक दिमाग में होनी चाहिए। बस देखा हो कभी पीरियोडिक टेबल, ऐसा ना हो कि पीरियोडिक टेबल नहीं देखा आज तक। तो पीरियोडिक टेबल में जो चीजें ज्यादा राइट में है ना, वो नॉन मेटल्स है, उनका टेंडेंसी ज्यादा होता है अट्रैक्ट करने का। जो लेफ्ट में बोलोगे कम टेंडेंसी रखते हैं। मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से मैं पूछूं तो फ्लोरीन ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर बोलो क्या होगा? कार्बन होगा। तो जो जितना राइट में होता है ना, वो उतना ही ज्यादा बोलो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर बच्चों B एटम A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो B क्या करेगा? सब बच्चे बताओ। इस पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इसकी वजह से बताओ जरा B पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। लेकिन मैंने -1 ही लगाया। क्यों लगाया बताओ -1? क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है, एक्स्ट्रा कितना लाया? 1। और कहेंगे सर खुद की वजह से चार्ज जाना चाहिए। अरे भैया, हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बदले के प्रोटॉन्स भी उसके न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए हर एटम बोलो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है बोलो? अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 ही प्रोटॉन्स भी हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के बदले का एक प्रोटॉन प्लस में है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है हमेशा। समझ नहीं आ रहा ना समझ में? तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि जब पेयर शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन बस एक ही एक्स्ट्रा आएगा। मैं दिखाऊंगा 2 यहाँ पर इसलिए क्योंकि उसका खुद का है, उसका भी है, दिखाऊंगा 2, लेकिन माइनस चार्ज एक ही लगाऊंगा, बिकॉज एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, बोलो उसके बदले का प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में नहीं था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा तो मुझे अभी रोको, क्योंकि बाद में दिक्कत करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बिल्कुल एक ही पेयर है। सबको समझ आ गया? बाद में मत बोलना कि सर ये चीज तो कैसे प्लस माइनस आप तोड़ते रहते हो रिएक्शन में। और मुझे बताओ अगर ये बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ है तो एक के ऊपर क्या हुआ? एक का खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह के बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड रिवाइज जाए, कोई लास्ट के 5 मिनट में कराया था, थोड़ा आप करवा दीजिए। समझ में आ गई बात? अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो? इफ एटम A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कहां होगा?
तो ए के ऊपर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत आया? तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, when 2 atoms of different electronegativity form a covalent bond, then the atom which is more electronegative may attract the whole shared pair of electron and acquire negative charge consequently other atom will acquire पढ़ो इसको पढ़ो जो मैं लिखा, पढ़ो एक बार। डन? प्रॉब्लम है किसी कुछ इसमें? तो ऐसा फ्यूजन कब होगा? जब 2 एटम्स ऐसे होंगे जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा। तो कोई एक अपनी दादागिरी दिखा के दोनों शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, जिससे एक पे माइनस आएगा और एक पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और इस कारण से मतलब उसका बॉन्ड टूट जाएगा। और देखो जब तक कोई भी आपकी 2 चीजों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं ना, कोई एक्स स्पीशीज की रिएक्शन कोई वाई से करा रहे हैं, तो यार जब तक इस एक्स के बीच के बॉन्ड नहीं टूटेंगे और वाई के बीच के बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ये रिएक्ट ना करेंगे। तो बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई। एक्स में कोई 2 चीज मतलब समझे नहीं मेरी बात को। एक्स ऐसे एक एटम मत समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये NaOH है, ये HCl है, तो इधर भी कुछ बॉन्ड बने हुए हैं, इधर भी कुछ बॉन्ड बने हुए हैं। तो नई चीज तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब पुराने बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो पुराने बॉन्ड है वो टूटते कैसे हैं। तो पुराने बॉन्ड का टूटने का एक फैशन है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। समझ में आ रही बात? क्या बोलो कि भैया एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने तो पूरा शेड पर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिससे उसमें नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले पर पॉजिटिव आएगा। बाद में कैसे रिएक्ट करते हो बात की चीज। सबको समझ में आ गई मेरी बात? अगली चीज समझिए बच्चों, अगली चीज समझिए ध्यान से। ये तो हो गया चलो हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में। होमोलिटिक के बारे में सुनिए बराबर से। मान लीजिए कि 2 एटम्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। जनरली तो ऐसा होता है, हालांकि किसी और कारण और किसी रीजन की वजह से भी होमोलिटिक फ्यूजन हो सकता है। ध्यान समझिएगा, ए और बी में शेयरिंग हो रही है, और हुआ ये कि बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ए अपना। अच्छा ये मैंने बनाया हाफ फिश हेडेड एरो, इनको बोलते हैं हाफ फिश हेडेड एरो। ऐसे लगता है कि कोई फिश बेसिकली इस तरीके से जंप कर रही है, उसको बोलते हैं हाफ फिश हेडेड एरो। कंप्लीट नहीं फिश बोलते हैं, फिश बोल सकते हैं, फिश हुक। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ फिश, बच्चों मेरी बात सुनो, फिर मैंने बोला है हाफ फिश एडेड एरो बोलते हैं। हालांकि कोई पूछता नहीं है क्या मतलब इनका, लेकिन आपको आधे एरो बनाने हैं। आधे एरो इसलिए पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता। बी वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो मुझे बताओ कैसा बनेगा? ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन आएगा प्रेन्स इधर, और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे में मेरा आपसे सवाल है, चार्ज बताओ किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस? सर इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, चार्ज किस बात का आएगा? और अपने इलेक्ट्रॉन के बदले के प्रोटॉन तो होते ही नहीं प्लस में। एवरी एटम हैज सम प्रोटॉन्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन के बदले चार्ज नहीं आता। इनको बुलाते हैं बच्चों रेडिकल्स। क्या बुलाते हैं बोलो? रेडिकल्स। दोबारा समझते हैं, चलिए एक मॉलिक्यूल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये बताओ अगर ये कभी टूटा होमोलिटिकली तो कैसे टूटेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना। सिंस बोथ क्लोरीन एटम्स हैव द सेम अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, दोनों की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बोलो क्या है? सेम है।
तो भैया ये क्लोरीन अपना ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये अपना ले जाएगा। इस तरह की बॉन्ड क्लीवेज को बोलो क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसमें मैं एग्जांपल ऐड कर देता हूं, मैंने लिखा नहीं है। हाँ बोलो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बता देता हूं। और सुनो, ऑर्गेनिक के हर एस्पेक्ट को सुनना बहुत जरूरी है। आप फंस जाओगे, बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर समझ में आने लगी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ नहीं आई तो बहुत बकवास लगेगी फिर आपको बात में, ठीक है। ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच बहुत बढ़िया है अगर आप इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब HF का बॉन्ड बना हुआ है, अब आप बताओ HF के बॉन्ड में फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता सर? अरे यार पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन बहुत राइट में है, फ्लोरीन की तो पूरी गुंडा कर दी है पूरे पीरियोडिक टेबल में ना, किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो भैया अब फ्लोरीन जो है वो पूरे शेयर पेयर को खींचेगा, तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे, बोलो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, बोलो माइनस का, और हाइड्रोजन पे बोलो कैसा, कौन सी क्लीवेज है, हेटेरोलिटिक, और ऐसे में कौन सी क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बात मैं आपको बता देता हूं, होमोलिटिक कैन बी होमोलिटिक fusion of covalent bond may also happen under the conditions of heat, light and peroxide। अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बहुत जरूरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट फिर खत्म हो जाएगी ये वाली चीज। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा था, यहाँ पर कौन सा फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन। और यहाँ हमने कौन सा फ्यूजन पढ़ा है, मुश्किल लगा है पहले तो मुझे ये बताओ, इसको मुश्किल लग गया, चलिए आ जाओ। तो मैंने एक बात और बोली, एक तो होमोलिटिक फ्यूजन कब होगा, जल्दी बताओ बच्चे। एक तो होमोलिटिक फ्यूजन तब होगा जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, सेम एटम्स है। अब सेम एटम्स की शेयरिंग ऐसी चल रही होगी कि भैया जब इसको टूटने की बारी आएगी तो जितना ताकतवर ये है उतनी ताकतवर वो है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, वो अपना ले जाएगा। लेकिन जब भी दो अलग एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और दूसरे का बोलो क्या होगा, कम, तब कोई एक पूरा ले जाएगा और दूसरे वाला रह जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो एक तो तब होता है। दूसरा उसने एक बात और बोली, इसको मैं कंडीशंस के वक्त ही समझाऊंगा जब रिएक्शंस कराऊंगा। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आल्सो हैपन अंडर द कंडीशंस ऑफ HPL। HPL याद कर लो सब बच्चे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके याद कर लो इसको, ठीक है। HPL का मतलब बोलो क्या, हीट। अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ है कि हम हीट कर रहे हैं तो वहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। कहीं पर लिखा हुआ है कि हम लाइट डाल रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या डाल रहे हैं, बोलो लाइट, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। हीट लाइट एक ही तरह की चीज है। और P माने होता है बच्चों पेरोक्साइड्स। अब जिन बच्चों ने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा हुआ उनको पता है पेरोक्साइड्स किनको कहते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2O2, समझ रहे बात को, Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड एज इट्स नेम सजेस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पर एटम एक सेम ऑक्सीजन हो, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो सोडियम दो ऑक्सीजन, ऐसे और भी होते हैं, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहा, बस अभी समझ लीजिए पेरोक्साइड्स की मौजूदगी में बॉन्ड्स का क्लीवेज कैसा होता है, होमोलिटिक होता है। मतलब वो रिएजेंट मदद करता है इस बॉन्ड को टूटने में, कैसे, होमोलिटिकली। अब सुन लीजिए कब कब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। नॉर्मली कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। लेकिन सर अगर दो एटम्स सेम उससे हैं, एटम्स के हैं, तो उनके बीच शेयरिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, बोलो होमोलिटिकली। या फिर हीट लाइट और पेरोक्साइड में कुछ दिया हो तो बोलो कैसा होगा, होमोलिटिकली। चिंता मत करिए, जब ये आएंगी चीजें तो मैं आपको करवा दूंगा, बस आपको अभी सुनते चलना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनका एप्लीकेशन बाद में आएगा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ सीखते हैं हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगले चैप्टर में इन सब का इस्तेमाल करा जाएगा। जब इस्तेमाल करोगे ना तब एग्जैक्टली समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनो भाई, अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बो अनायन। आ जाओ भाई, भाई बोलने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को। अब मैं एक मॉलिक्यूल तुम लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से उसको देखना। क्या ये मॉलिक्यूल पहले तो संभव है? बिल्कुल। CH3Cl। अच्छा इसमें क्या कर रहा है बताओ जरा। कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ढंग से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे दीपांशु, और बाकी 4 कैसे पूरे कर रहे हैं,
3 हाइड्रोजन से पूरे कर रहा है और 1 क्लोरीन से पूरा कर रहा है ना। और बाकी हाइड्रोजन क्लोरीन कैसे कर रहे हैं? सब हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, वो एक कार्बन के साथ पूरा करवा रहा है अपना लेके, और क्लोरीन के पास 7 होते हैं, एक यहाँ से लेके अपना 8 कर रहा है, मतलब सबका काम चल रहा है। लेकिन अब आप मुझे बताइएगा, कभी अगर इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड टूटने की नौबत आई तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है, देखिए यही मैं कह रहा हूं, पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्लोरीन ये सब कुछ बहुत राइट साइड पे है, दिख रहा है आप लोगों को कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन कहीं ना कहीं कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इनके बीच में जो शेयरिंग चल रही है उसमें क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड तोड़ सकता है, और अगर उसने बॉन्ड तोड़ा तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा। ध्यान सुनना, ये पूरा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा। जरा बताना क्लोरीन का सिचुएशन बताओ क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ माइनस चार्ज, तो स्टेबल भी हो जाता है अपना, एक फालतू किसी का लेके उसको एक ही चाहिए होता है, हो गया स्टेबल। वहीं इस कार्बोकेटाइन का सिचुएशन बताओ जरा क्या बना हुआ है? 3 तो हाइड्रोजन्स, सही बात है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा बोलो? मेरा आपसे सवाल ये है, जो ये स्पीशीज बनी इसमें कैटायनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और है किसके ऊपर बोलो? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार कार्बन के ऊपर चलने वाला है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि जब कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आयुष में क्या कह रहा हूँ, कार्बन का किसी से बॉन्ड बना हुआ है और उसने हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करके कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यानी कैटायनिक चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो इसको बोलो क्या बुलाते हैं? कार्बोकेटाइन। क्या बुलाते हैं बोलो? अरे बच्चों, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है बस। अगर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कार्बन का हुआ है तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बोले। मेरा आपसे सवाल यही कि क्या कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट पूरा है? क्या ये स्टेबल है? आने क्या लग रहा है, कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट पूरा है? बताओ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल? मतलब अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मेरा सवाल है आपसे कि इस कार्बोकेटाइन के पास, अच्छा पहले इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, काउंट करो। 8, 4 खुद के 4 शेयरिंग से 8 पूरा, भैया ऑक्टेट पूरा बढ़िया चल रहा था भाई। क्लोरीन बॉन्ड लेके चला गया। अब बताओ कार्बोकेटाइन के पास कितने? 6 या 7? कितनों के अकॉर्डिंग इसके पास 6 वैलेंस है, बस 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। 6, ओके, मेजॉरिटी में 6 जा रही है। और 7 कितनों को लगता है? 7 कितनों को लगता है? चलिए कुछ बच्चों को 7 भी लगता है। काउंट करो एक बार, काउंट करो। पहले 8 थे, अब ये जब लेके गया तो एक अपना भी ले गया और एक इसका भी ले गया। ओ भैया 2 ले गया वो, एक तो को अपना लेके गया जो शेयरिंग करवा रहा था, और एक खुद का ले गया, मतलब इस कार्बन का भी ले गया। तो अब कितने बचे? 6। और काउंट करना यार, मैंने शुरू में आज आते ही बात बोली थी, बॉन्ड दिखे तो दिखे, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन भी दिखे। समझ नहीं आ रहा सर, तो मुझे बताओ जरा ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये 2 और ये 2, कितने हुए बोलो? 6। तो कार्बोकेटाइन कैसा स्पीशीज होता है? तो हम बोलते हैं स्पीशीज ऑफ कार्बोकेटाइन बोला गया कि जब एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर है, एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो बोलो? पॉजिटिव चार्ज हो, और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनकम्प्लीट तो 7 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कितने बोलो? 6। तब उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वो 6 क्यों बन रहे हैं यार? बड़ा स्वाभाविक सा रीजन है। पहले 8 होंगे, कोई एटम हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा तो 2 लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में, एक अपना लेके जाएगा, एक इसका भी लेके जाएगा, तो 7 नहीं होगा 8 से सीधा 6 होएगा। समझ नहीं आ रहा समझ, पक्की बात। चलिए एक और चीज समझाता हूँ मैं आप लोगों को। आइए, अरे बस बोर्ड पे, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ जो बॉन्ड बना उसमें ऐसा कुछ बॉन्ड है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि आपको पता है कार्बन थोड़ा राइट में, कॉपर वगैरह ये मेटल्स वगैरह लेफ्ट में आते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा भी तो हो सकता नहीं कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पता क्या होगा? बोलो क्या होगा?
तब कार्बन अपने पास पूरा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ माइनस चार्ज आएगा, प्लस में आएगा कॉपर प्लस। अब मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि कार्बन के ऊपर अनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बो, इट इज कॉल्ड कार्बो अनायन। मेरा सवाल ये है, जैसे कार्बोकैटायन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बो अनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बो अनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोच लो। क्या लगता है प्रिंस? 8 लगता है। तो बहुत बच्चों को 8 लगता है। सुन लीजिए, 8 है भाई। देखो 9 बनने का तो चांस नहीं बनता। मैंने बोला चांस नहीं बनता। चलो सुनो, शोर नहीं। फिर एक क्लास देखो, बात ऐसी है, उसके पास टोटली 8 थे, 4 खुद के 4 बगल वालों के। अब उसने क्या करा, ये पूरा जोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, लेकिन -1 आया बिकॉज किसी एक का इलेक्ट्रॉन छीन लाया। लेकिन काउंट करोगे तो 3 तो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल कैलकुलेशन है यार। और 2 इलेक्ट्रॉन ये 8 हो गए। अब एक बात मुझे बताओ, 8 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन के पास होते हैं, 8 ही वो नॉर्मली रखता है। लेकिन आप ऑब्वियसली बात करेंगे, ज्यादा स्टेबल हमेशा वो वाला होता है जो नॉर्मल होता है, क्योंकि चार्जेस के साथ कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती। ये मैं आपको आज सिखाया था, बार बार इसको मैं बोलूंगा भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस का चीजें ज्यादा स्टेबल नहीं होती, न्यूट्रल चीजें ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो ध्यान रखिएगा, 8 इसके बाद भी 8 इसके बाद भी ज्यादा स्टेबल इसी को माना जाए कंपैरेटिवली। दूसरी बात, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बातें मत करो, 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो है कार्बोकैटायन, ये है कार्बन आयन। पहले तो मुझे बताओ, कार्बोकैटायन कार्बन आयन समझ में आया आप लोगों को? जब कभी भी हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन होगा तो कार्बन के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, डिपेंडिंग कि उसके साथ में लगा हुआ एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा है तो वो ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को छीन लाएगा और अपने आप को नेगेटिव बना के कार्बो अनायन की फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है। ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को मैं यूज करूंगा आगे चल के चैप्टर्स के अंदर। तो ये टर्म्स पढ़ाए जा रहा है, बस मैं आप लोगों को ध्यान से सुनते चलना है। कार्बोकैटायन क्या है, कार्बो अनायन क्या है, ठीक है ना? तो पहले इनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। समझ आ गया सबको? तो यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये क्या स्पीशीज है। तो बोलते हैं स्पीशीज इन विच कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फर्क है भाई, कंप्लीट ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन नेगेटिव चार्ज है। कैसा बोला? तो वो कार्बन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हो गया हेटेरोलिटिक फ्यूजन से। सपोज करते हैं कि कभी हमारा होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, ओए बस ऐसे बॉन्ड बना हुआ है CH4, और यहां पर ना मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होता ही नहीं है। इस बात का एविडेंस ये भी है कि आप जानते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं नेचर में। अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना स्टेबल होता ही नहीं तो वो इतने ज्यादा मिलते भी नहीं, ध्यान रखना। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत बढ़िया बनता है, इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने किसी रिएक्शन में बोलो क्या लिया, हीट लिया, या फिर मैंने इसमें बोलो क्या ली, लाइट, या फिर मैंने बोलो क्या लिया, पेरोक्साइड, तो ऐसे में ये कैसे टूट सकता है? ये रेडिकली टूट सकता है। रेडिकली टूटने का मतलब क्या है? किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ के दिखा दीजिए बस मुझे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना। समझो मेरी बात, हुआ ना ऐसा? तो ऐसे में मुझे तुम ये बताओ कि कार्बन का अब कैसा स्टेटस दिखेगा आप लोगों को? 3 तो हाइड्रोजन के बॉन्ड आएंगे, सही है? रुक जाओ भाई, रोना करो, इधर ध्यान। तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को पेपर में ये चीजें आती हैं, फिर तुम आगे चल के परेशान होते हो, मुझे हाइड्रोकार्बन समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे रिएक्शन समझ क्यों नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुश्किल आप ही बनाते सब्जेक्ट को, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आपने बनाया है, बचपन से लेकर आज तक बनाते ही आ रहे हो। समझ रहे हैं बात को?
अगर आपने बचपन में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी ना, जहाँ से ऑरिजिनेट हुई ये सब चीज़ें, उन पे भी ध्यान दिया होता है ना, तो आज ये चीज़ें बड़ी आसान लग रही हैं इन बच्चों को। जिन्होंने पढ़ा हुआ है कार्बन टेट्रावैलेंट है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ ली थी पहले, इनको अब आसान लगती चीज़ें, वो तो बड़ी आसान चीज़ें। लेकिन वहाँ भी आपने ये चीज़ करी है, अभी भी फिर आप ये चीज़ करेंगे तो परेशान होते ही रहेंगे, लाइफ में कभी सक्सेड नहीं हो पाएंगे। एक टाइम पे आके सीरियस होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कि बहुत लेट भी होता है तो बच्चे को 9वीं क्लास में आके सीरियस होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी नहीं हो पाया तो एटलीस्ट 11th क्लास, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते आप। अगर आप 11 से ज़्यादा लेट करके चल रहे हैं ना, तो फिर धक्का लगना तय है, बिल्कुल गारंटीड है। समझ लीजिए इस बात, मेहनत करोगे, कोई पक्का मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी है कि भाई बढ़िया ही होने वाला है, कि बढ़िया ही रिजल्ट आएगा, बहुत सारी मेहनत करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बात तो पक्का है, नहीं करोगे ना तो गारंटीड फेल, नहीं करोगे तो गारंटी है, करने पे गारंटी नहीं है। तो करने से फायदा भाई, चांसेस है वहाँ, नहीं कर रहे हो ना तो गारंटीड है कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होगा। 11th 12th ऐसे ही निकल जाएगी आप लोगों की। 12वीं के बाद आप लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लाइफ के ऊपर कि अब क्या करें। तो फिर वो छोटी मोटी जॉब पकड़नी पड़ जाती है, जब कुछ नहीं होता ना तो बच्चों को छोटी मोटी जॉब पकड़नी पड़ती है। और फिर वो जो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग टू 8 to 8 का शेड्यूल चला रहे हैं अपना, कहीं जाके किसी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, किसी कुछ काम कर रहे हैं, किसी हिसाब किताब लिख रहे हैं, वही वाली जॉब करना है कि नहीं ना। सोचो तो कुछ बहुत बड़ा हुआ है ना, तो अभी संभलने का मौका है, मस्ती वस्ती छोड़ दीजिए। टाइम आपकी बहुत मेहनत करने का है, इतनी मेहनत करने का है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं। मैंने पता नहीं वो उस लड़की का आपको शायद बता भी रहेगा, वो मुझसे 3-4 दिन पहले मिलने आ रही थी, हिमांशी नाम की लड़की। मैंने उसको बोला कि एक बार आप संडे को बच्चों से आके मिलो, इन बच्चों को दिखाओ कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस लड़की का अभी 3.5 ईयर्स चल रहा है, बीटेक कर रही है लड़की, इससे क्या बोलते हैं तुम्हारे DTU से, ठीक है। और 3.5 मतलब कि अभी उसका लास्ट सेमेस्टर बेसिकली चलने वाला है, अभी स्टार्ट होगा। अर्बन क्लैब से उसको जॉब आ चुका है, ऑफर आ चुका है, 27 lakhs का उसका पैकेज है। बिल्कुल न्यू कमर बैच, मतलब न्यू कमर मतलब जिसकी अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उसको 27 लाख। कुछ कहेंगे कि सर कौन सा ज़्यादा है, 1 करोड़ का पैकेज लगता है। मिले हो उस 1 करोड़ वाले से कभी नहीं मिले ना, तो 27 लाख वाले से मिलो, यही मैं कह रहा हूँ। और कम नहीं है, जिस मुकाम पे हमें पहुंचने में 10 साल लगे हैं ना, कि मैं अपना ही मान लेता हूँ, तो वो चीज़ वो बच्ची ने शुरुआत करी है, वहाँ से उसने स्टार्ट करा है इस जगह से। मतलब कि मंथली अगर आप सोचें कि मंथली लगभग 2.25 लाख रुपए के, और एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब आप छोटा मोटा अमाउंट मत समझिए, 2.25 लाख रुपये मंथली एक अच्छा खासा अमाउंट है। अपने अच्छे खासे शौक पूरे कर सकता है बच्चा इसके अंदर, अपनी फैमिली के शौक पूरे कर सकता है। और जब तक लगेगा ना कि महीने का पैसा खत्म हो रहा है शौक पूरे करने में, तो दूसरे महीने का पैसा आ जाएगा। और जिसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मजदूरी करा हुआ एक टाइम पे क्या अभी भी वही करते हैं। अभी भी वो बेसिकली जो ठेकेदार के अंडर चिनाई वगैरह का काम करते हैं, घर बनाते हैं, ईंटें ढोते हैं। आज भी वो 24 इंची की 22 इंची की साइकिल पे चलते हैं फिलहाल तक, क्योंकि अभी तक उसका जॉब लगा है, ऑफर लेटर आया है, ज्वाइन नहीं हुआ है। सोचिए ऐसे बच्चे, मतलब अब क्या जरूरत है उसके में कुछ करने की। हो गया ना मेहनत सफल, कितने सालों से कर रहे थे, हो गया ना। मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को उससे। आप मुझे बताइए, जानता नहीं था कराला स्कूल से पढ़ी है। मैं बहुत जल्दी मिलवाने वाला हूँ उस लड़की से, आप मिलना, आपको दिखेगा। बहुत नीचे से उठे हुए बच्चे हैं, और ऐसे से उसका नहीं है, ऐसे बहुत बच्चों ने करा है। जरूरी नहीं 27 का, किसी का 15 का पैकेज, किसी का 18 का पैकेज, लेकिन वो सेटल्ड हुए। अब वो बहुत खुश हैं कि हाँ हम बड़े सेटिस्फाइड। तो उस हाइट तक पहुंचने के लिए तो आपको करना पड़ेगा भाई, नहीं तो दूसरे की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते रहो हमेशा, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए वो आएगा मन के अंदर, उसके बाद फिर छूट जाएगा। अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बनाओ कि हाँ कल को आप लोगों को बुलाएं यहाँ पर, बताएं कि बच्चे कैसे सब। थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है, सीरियस हो जाओ, बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब मैंने आप लोगों को कहा कि अगर बॉन्ड टूटा होमोलिटिकली कैसे सर? कुछ कहेंगे सर दोनों एटम सेम तो है नहीं सर, फिर आपने कैसे होमोलिटिकली तोड़ दिया? मैंने कहा था कि कुछ कंडीशंस भी उसको होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़वाने में मदद करती है, जैसे कि हीट, लाइट, पेरोक्साइड्स, ये सब मदद करते हैं उसको होमोलिटिकली ब्रेक करने में। तो अगर होमोलिटिकली ब्रेक हुआ तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैं एक बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूँ। सो ऐसा बनेगा, बताओ जरा। इनको बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं रेडिकल्स, इसको मैं बोल सकता हूँ कार्बन रेडिकल। क्या बोल सकता हूँ? मेरा आपसे ये सवाल है कि कार्बन रेडिकल के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आएगा? नहीं, क्योंकि वो किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया नहीं।
ना उसने अपना किसी को दिया, तो नहीं आएगा। लेकिन क्या उसका ऑक्टेट पूरा है? क्या ऑक्टेट पूरा है? बहुत बढ़िया। ऑक्टेट पूरा नहीं है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट में? 7 है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, 7 है। 6 खुद के और 1 इसका। बोलो कितना आएगा? बोलो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपको बस समझना है कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, कार्बोनाइन्स क्या होते हैं एंड रेडिकल्स क्या होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनेंगे हेटेरोलेटिक फिजन के दौरान, कार्बन रेडिकल बनेंगे होमोलेटिक फिजन के दौरान। देखो रखते हैं बात समझना आगे। इसके बाद अगली चीज समझिए जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, वो है टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड कार्बन रेडिकल्स। टाइप ना बोलिए, इसको क्लासिफिकेशन बोलना ज्यादा सही है। सुन लीजिए भाई, चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज है कि हमारे पास 3 तरह के कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या कार्बन रेडिकल्स होते हैं। प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक बोलो क्या? टर्शरी। मैं समझाता हूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि क्या चीज है। आइए देखिए, मेरे पास ना एक कार्बोकेटाइन है, ध्यान से इसको देखना, CH3 CH2+, मतलब कि इस कार्बन पे प्लस आया। बोलो ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को? कैसे दिख रहा है? कार्बन के ऊपर सर प्लस है, आयुष यहाँ पर। और बनाया कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है सर, इस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन है, ध्यान देना, और इसके पास 3 है। इसका तो ऑक्टेट पूरा है पूरा, लेकिन इसका किसी के साथ बॉन्ड रहा होगा जो इससे तोड़ के चला गया, तो इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया? बोलो प्लस का। फोकस करना बहुत जरूरी चीज है। इस कार्बन का किसी से बॉन्ड रहा होगा जो बॉन्ड तोड़ के चला गया, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। आपको देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में, कितने बोलो? 6 कार्बोकेटाइन। अरे मैं कह रहा हूँ कि किसी भी स्पीशीज में कार्बन के ऊपर अगर प्लस है तो पक्का उससे किसी ने बॉन्ड, उसके साथ किसी ने बॉन्ड तोड़ा है, हेटेरोलेटिकली तोड़ा है, बॉन्ड लेके चला गया, तो उसके ऊपर माइनस आ गया होगा, इसके ऊपर बोलो क्या आ गया होगा? प्लस। अब मैं बताऊं कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है हमेशा, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है, जिस कार्बन के ऊपर, वो देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो नेक्स्ट में एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो दैट विल बी अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा बोला? इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन, या इन शॉर्ट में मैं पूरे चैप्टर्स के दौरान इसको बोलूंगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3 फिर CH3 है और फिर यहाँ पर CH है और ऐसा प्लस है। अब बताओ, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो नेक्स्ट में 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक इधर। कितने से बोलो? 2 से। सो दैट विल बी अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये बोलो कैसा हो गया? चलो ये वाला बताओ मुझे फटाफट से। इस कार्बन के साथ में 3 कार्बन एसोसिएट हो रखे हैं। अब कुछ कहेंगे हाइड्रोजन के लगा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा दो तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये तो कार्बोकेटाइन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आया होगा पक्का। तो ये जिसके ऊपर प्लस है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है? 3 से। तो बोलो कैसा आएगा? बोलो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अरे यार नहीं आया समझ में। फिर मेरे को पता है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर अगर वो किसी कनेक्टेड ही ना हो, कुछ ऐसा हो तो, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, सीधा प्लस है, इसके पास किसी कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको आप लोग बोलते हैं तो सिंपल कार्बोकेटाइन, या तो बोलो सिंपल कार्बोकेटाइन, या इतनी फ्रीडम हमें है कि हम इसको भी 1 डिग्री में कैटेगरी में डाल देते हैं बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, 1 डिग्री इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, दोनों को 1 डिग्री माना गया। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे को एक बात बता देता हूँ, कार्बो अनायन है उसमें भी यही रूल लगेगा और कार्बन रेडिकल में भी यही रूल लगेगा। मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बोनाइन, और नेक्स्ट में 2 से जुड़ा हुआ तो बोलो 2 डिग्री कार्बोनाइन, 3 से जुड़ा हुआ बोलो 3 डिग्री कार्बोनाइन। ऐसी रेडिकल वाला कार्बन अगर 1 से जुड़ा हुआ 1 डिग्री रेडिकल है, 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री रेडिकल है, 3 से जुड़ा 3 डिग्री नहीं है। बस हमने अच्छा जरा बताना जरा ये कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बो अनायन। चलो आ जाओ, सुनो भाई, आप मुझे बताओगे कौन सा वाला है, जल्दी बताओ कौन सा है। ये कौन सा है? इट्स 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ध्यान से सुनना चाहिए दोस्तों, जब बोल रहा था मैं, जिस कार्बन पर प्लस है वो डायरेक्टली कितनों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली 1 से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली की बात होती है, अब आगे जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, ऐसे 10 कार्बन लग गए तो 10 डिग्री वाला भी होगा नहीं। कार्बन जिसके ऊपर प्लस है, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है? प्लस है, वो डायरेक्टली कितनों से अटैच है? तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? बोलो 1 से। बाकी हाइड्रोजन यार डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो बोलो क्या आएगा? बोलो 1 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया? बोलो 1 डिग्री। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया? जिस कार्बन पे प्लस है मुझे बताओ वो डायरेक्टली कितने से अटैच है? इसी तो डायरेक्टली अटैच है।
फिर ये वाला तो इससे अटैच है ना, उससे थोड़ा अटैच है। ये वाला तो बॉन्ड इससे बना रहा है ना, उससे थोड़ा बना रहा है। तो इस वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? ये हो गया 1D। अगर 2 होते तो 3 होते तो? अब जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप लोग। चलो बताना ये वाला। अरे रुक जाओ भाई, चलो बोलो बोलो। 1 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अगेन 1 डिग्री। देखने में 3 डिग्री जैसा दिखेगा, बट ये 3 डिग्री नहीं है। देखने में 3 डिग्री जैसा है, लेकिन जिस कार्बन में प्लस है वो तो डायरेक्टली बस एक से ही जुड़ा हुआ है। तो बोलो वो भी 1 डिग्री और ये भी। चलो भाई ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। बताओ। सिंपल है यार, जिसमें प्लस है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? चलो ये वाला बताओ। थ्री डिग्री 2 डिग्री, जल्दी बोलो। 1 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा, जिस कार्बन में प्लस है, ये आपको पता ही क्या बनाया मैंने? सबको पता होना चाहिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया मैंने? पता होना चाहिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बताइए सारे कार्बन से सर। अगर सर जिस कार्बन में प्लस है, जिस कार्बन पे, अब वो देखो, वो देखो, वो इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से। 3 कार्बन है ना। तो भूलिए मत ये सब क्या होते हैं क्लास। डोंट फॉरगेट कि भैया मैंने आपको ये वाली बात बता रखी है कि सब कार्बन्स हैं। तो जिसमें प्लस है वो 3 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इट विल बी अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन केस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये वाला बताओ मुझे। इट विल बी अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आसान ही है, नहीं तो क्लासिफिकेशन तो करना है। चलो ये वाला बताओ। बताओ। जिस कार्बन पर प्लस है वो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। बोलो क्या आ गया? 2 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा? पक्की बात है। चलो इसको बताओ। बोलो क्या है? इट्स अ 1 डिग्री कार्बो अनायन। बहुत अच्छे। ये वाला 1 डिग्री कैटायन। चलिए बातें नहीं भाई, बोलो। इट विल बी अ 3 डिग्री कार्बो अनायन। चलो इसका बताओ। अरे मुश्किल लग रहा है क्या? ऐसा होता है? हो सकता है ऐसा ना? ऐसा हो सकता है? पहले तो बताओ। कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड से रेडिकल आ गया। एक बॉन्ड से टूट गया होगा रेडिकली? नहीं आया ऐसा, चौथा बॉन्ड टूट गया होगा। अगर इसको ध्यान से बनाओगे तो ऐसा है। बच्चों बातें नहीं करनी है, ये कुछ ऐसा है और ऐसा हो सकता है। कोई एक बॉन्ड रेडिकली टूट गया तो रेडिकल तैयार हो गया। तो ये बोलो क्या है? 2 डिग्री कार्बन रेडिकल। 2 डिग्री कार्बन। कोई प्रॉब्लम लगी तो बताओ जरा मुझे फटाफट से। क्या तुम लोग क्लासिफाई कर पाओगे, क्या तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे पास जो कार्बोकेटाइन गिवन है वो 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला, और कार्बोनाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, रेडिकल 1 डिग्री 2 डिग्री, कर पाओगे? तो दूसरी बात, क्या तुम्हें पता है कि कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन और कार्बन रेडिकल में फर्क क्या है? बताओ। जब कार्बन ने कोई भी मॉलिक्यूल बना रखा और उसका बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटा, कैसे टूटा बोलो? तो या तो उसका कोई पेयर पूरा ले गया या इसने पूरा पेयर ले लिया। दोनों सूरत हाल में या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अगर इसका कोई पूरा पेयर लेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इट विल फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसने पूरा पेयर ले लिया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये बनता है कार्बोअनायन, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा होता है इस केस में। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आउट ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोअनायन एंड कार्बन रेडिकल व्हिच वन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट? इन तीनों में से किसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है? कार्बोकेटाइन, कार्बोअनायन और कार्बन रेडिकल। तो आप बोलेंगे कार्बोअनायन। कार्बन रेडिकल के पास भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता। कार्बो
अनायन के पास होगा और कटायन के पास भी नहीं होता। नहीं आया ना मेरी बात समझ में? यार मैंने तुम लोगों को पहले बस ये समझाया कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, फिर तुम्हें बताया होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, फिर इसी के जरिए मैंने बताया कि जब यही हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक क्लीवेज कार्बन्स करते हैं तो या तो कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा तो उसकी स्पीशीज को कार्बोकैटायन बोलेंगे, माइनस आएगा तो उसको स्पीशीज को कार्बोकैटायन बोलेंगे, रेडिकल आएगा तो कार्बन रेडिकल बोलेंगे। अब क्या होगा ना, जब मैं चैप्टर्स आगे पढ़ाऊंगा तो मैं टर्म्स इस्तेमाल करूंगा, देखो बच्चों ये कार्बोकैटायन है, देखो बच्चों ये कार्बोनाइन रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हें पता तो हो कि कार्बोकैटायन कार्बोनाइन क्या है। फिर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो तुम्हें पता हो कि सर ने हेटेरोलिटिकली बॉन्ड तोड़ दिया, तुम्हें पता हो बॉन्ड तोड़ने के बाद एक को मैंने माइनस लगाया, एक को प्लस लगाया, तो क्यों लगाया? इसलिए इस चैप्टर के बेसिक्स करने बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि जब हम आगे रिएक्शंस करें तो जब बॉन्ड टूटे तो आपको पता होगी क्यों सर एक पे प्लस दे रहे हैं और एक पे माइनस दे रहे हैं, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा ही होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और क्या फाइनली आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और रेडिकल समझ में आ गया? सबका क्लासिफिकेशन क्या है? पक्की बात है? कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। ठीक है, एक मैं देखूंगा संडे को इसकी क्लास, इसकी ही लगाएंगे क्लास, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हम फिजिक्स के मुकाबले थोड़ा सा इसमें पीछे चल रहे हैं, तो इसकी क्लास लगाऊंगा और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म करें उसको, थोड़ा सा बड़ी क्लास लगाने की। क्लियर है? ये समझ में आ गया यहाँ तक का? संडे को रखेंगे स्ट्रेट लाइन की करवा दो अभी पहले